हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 17 जुलाई 2020। तो आइए आज के करंट अफेयर्स और बेसिक सब्जेक्ट्स क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स प्लस बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चनों को साथ में लेकर चलेंगे ताकि आपकी करंट में भी पकड़ बनी रहे और बेसिक सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस लगातार होती रहे। तो आइए आज के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं। आज हम स्पाइक, एंटी टैंक मिसाइल, आज़ाद पट्टन जलविद्युत परियोजना, भारत चीन और पाकिस्तान विवाद, बल्लार पदम टर्मिनल, नॉन पर्सनल डेटा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। साथ ही कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन, मौर्य वंश में अशोक और चंद्रगुप्त के प्रशासन अभिलेख और कलिंग युद्ध के बारे में, प्राचीन भारत की कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में जानेंगे। महात्मा बुद्ध का और महावीर का पुनर्जन्म के संदर्भ में क्या विचार था, क्या वह विश्वास करते थे या नहीं करते थे, और उनसे कुछ संबंधित स्थलों के बारे में भी जानेंगे। यह वीडियो पूर्णतः हिंदी में होगा। तो आइए आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। यह चर्चा में क्यों है? यह चर्चा में तब आया जब पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और यह समझौता था भारत के जम्मू कश्मीर रीजन के, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके सुधौटी ज़िले में एक जल विद्युत परियोजना को लगाने के लिए। आप लोकेशन ये यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, सुधौटी। और ये इंडिया का नया मैप है जिसके तहत यह लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ नहीं लगती, ये आप याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। अब केवल लद्दाख की सीमा ही चीन और पाकिस्तान के साथ लगती है। तो आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यह परियोजना झेलम नदी पर की जा रही है और यह 5 प्रस्तावित परियोजनाओं में से एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण सीपैक यानी कि चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत किया जा रहा है, जो कि चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। और यही भारत के लिए चिंता का विषय है क्योंकि चीन की सीपैक परियोजना भारत के लद्दाख रीजन से होकर निकलती है, जो कि ग्वादर पोर्ट तक पहुंचती है। तो ग्वादर पोर्ट कहाँ है? पाकिस्तान में। वास्तव में देखें तो यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। और रन ऑफ द रिवर परियोजना क्या होती हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। रन ऑफ द रिवर परियोजना जैसे कि एक नदी बह रही है, ठीक है, इस नदी पर कई छोटे छोटे डैमों का निर्माण किया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें नदी के प्रवाह में कोई दिक्कत नहीं आती, पानी जैसा बह रहा है वैसा ही बहता रहेगा। तो आइए नेक्स्ट करंट अफेयर को देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर संबंधित है स्पाइक मिसाइल से। इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्ज़ाम में केवल यही पूछा जा सकता है कि यह किस देश की है और किस देश के साथ भारत ने समझौता किया और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो हाल ही में भारत सरकार ने इजराइल सरकार के साथ इसे खरीदने के लिए समझौता किया। यह एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। गाइडेड का मतलब होता है कि किसी एक स्थान से बैठकर हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें एक विशेषता यह भी है कि यह मध्य रास्ते में जाती है और अगर हमें लगता है कि हमें अब युद्ध को ख़त्म करना चाहिए या अपनी मिसाइल को वापस बुलाना चाहिए तो हम इसको स्विच भी कर सकते हैं। यह स्पाइक मिसाइल चौथी पीढ़ी की मिसाइल है जो किसी भी लक्ष्य को, ये पॉइंट याद रखना, 4 किलोमीटर तक भेज सकती है। वास्तव में देखें तो यह मैन पोर्टेबल भी है, व्हीकल और हेलीकॉप्टर से भी इसको संचालित किया जा सकता है।
तो स्पाइक मिसाइल के बारे में आप याद रखेंगे कि यह इजराइल के साथ भारत ने समझौता किया है। सॉरी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है बल्लार पदम टर्मिनल। अब टर्मिनल क्या होते हैं कि एक किसी पोर्ट के पास रुकने ठहरने आदि की व्यवस्था कर दी जाए। तो हाल ही में यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कोच्चि बंदरगाह के बल्लारपदम टर्मिनल के विकास की समीक्षा की और इसकी परिकल्पना भारत के पॉइंट इम्पोर्टेंट है, भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। अब ट्रांसशिपमेंट हब क्या होते हैं? ये वास्तव में ऐसे टर्मिनल होते हैं जो कंटेनरों को व्यवस्थित करते हैं और उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह इकट्ठा करते हैं और उन्हें आगे गंतव्य में जाने के लिए स्थानांतरित करते हैं ताकि समुद्री मार्ग में सुरक्षा प्रदान की जा सके। ये आप देख सकते हैं कि टर्मिनल बना हुआ है, ये जहाज़ कैसे रखने की व्यवस्था की गई है और ये कोच्चि बंदरगाह है। अब कोच्चि बंदरगाह है कहाँ? केरल में। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर संबंधित है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स से। अब ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम के जो रजत पदक विजेता थे प्रदीप सिंह, उनको 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके रक्त के नमूने में HGH के लक्षण पाए गए, जिसकी वजह से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग को रेगुलेट करने वाली संस्था बाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इनको प्रतिबंधित कर दिया। बाडा के बारे में जानें तो इसकी स्थापना 1999 में ओलंपिक समिति के तहत की गई थी और इसका हेडक्वार्टर के बारे में जानें तो इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। ये इसकी तस्वीर है, आप इसको देख सकते हैं। और HGH का वास्तविक काम ये होता है कि खेल के दौरान यह शरीर की मांसपेशियों में वृद्धि करती है, साथ ही साथ शक्ति प्रदान करती है और ऊतकों के टूट फूट को भी कम करती है। तो आइए नेक्स्ट बिंदु को देख लेते हैं। इसमें बस आपको यही याद रखना है कि HGH हार्मोन्स हाल ही में न्यूज़ में था, किससे संबंधित है? तो खेल में डोपिंग को रोकने के लिए। नॉन पर्सनल डेटा के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में इंफोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपाल कृष्णन की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति ने सुझाव दिया कि हमें घरेलू कंपनियों और संस्थाओं को नॉन पर्सनल डेटा को एक्सेस करने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे व्यक्तियों की समझ को समझा जा सके और भारतीय अर्थव्यवस्था में ई-कॉमर्स के मार्केट को बढ़ावा दिया जा सके। अब गैर व्यक्तिगत डेटा होता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हमें पहले व्यक्तिगत डेटा के बारे में जानना होगा। व्यक्तिगत डेटा जिसमें व्यक्ति का नाम, आयु, लिंग, यौन अभिविन्यास, बायोमेट्रिक और अन्य आनुवंशिक जानकारियां हो सकती हैं और यह किसी कंपनी के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन नॉन व्यक्तिगत डेटा जो होता है, इसमें बाकी जानकारियां तो होंगी, जैसे नाम होगा, आयु होगी, लिंग होगा, क्योंकि ये ऐसी जानकारियां हैं क्योंकि एक नाम के तो कई व्यक्ति हो सकते हैं। आयु भी कई व्यक्तियों की सेम हो सकती है। लेकिन अगर इसमें क्या है कि इसमें एड्रेस नहीं होता, इसमें कुछ बेसिक जैसे फ़ोटोज़ नहीं हो सकती, क्योंकि ये मतलब व्यक्ति की पहचान को सुचारू रूप से इंगित करती हैं कि ये व्यक्ति यहाँ रहता है और उसको मतलब खतरा हो सकता है। तो गैर व्यक्तिगत डेटा वास्तव में वह सेट है जो व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं देता। संक्षेप में इसका मतलब यह है कि ऐसे डेटा को देखकर किसी भी इंसान या जीवित व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती। इसलिए क्रिस गोपालन कमेटी ने यह सिफारिश की कि हमें घरेलू कंपनियों और संस्थाओं को इनके दोहन की अनुमति देनी चाहिए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अब क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में क्रिस गोपालन कमेटी जो गठित हुई किससे संबंधित है? तो हमें आंसर देना पड़ेगा कि नॉन पर्सनल डेटा से संबंधित है।
आइए नेक्स्ट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ख़त्म हुए, अब हम बेसिक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मौर्य वंश के संदर्भ को देखेंगे। मौर्य वंश के संदर्भों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ देखेंगे कि पूछा क्या गया है, सत्य पूछा गया है कि असत्य पूछा गया है, क्योंकि अगर ये नहीं देखा और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब उसके बाद फिर अपन एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। इस वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिल्कुल थे, कोई डाउट ही नहीं है। तो तीसरा तीनों में है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। मौर्य वंश के समय पश्चिमोत्तर भारत सेल्यूकस के अधीन था। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी मौर्य वंश पढ़ते समय कि 302 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होता है। उसके बाद जब वो पराजित होता है तो ये कुछ हाथी दान में देते हैं उनको, वो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करते हैं, जिससे भारत और यूनान के मध्य संपर्क स्थापित हो जाते हैं। तो ये लगभग कथन सही है। अब सेकंड और थर्ड सही है, तो अपन दो ऑप्शन को काट सकते हैं। अपन ए काट देंगे, ये भी आंसर नहीं होगा, और ये भी काट देंगे, ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब इसमें 2 और 3 इसमें भी कॉमन है, 2 3 इसमें भी कॉमन है। अपन को फर्स्ट बस चेक करना है। तो मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का वर्णन है। अब मुद्रा राक्षस है क्या? मुद्रा राक्षस 9वीं सदी में लिखी गई, किसके द्वारा? आपने कई कई एग्जाम में इसके संदर्भ में प्रश्न को देखा होगा, विशाख दत्त। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते। तो ये भी सही है, तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध के सिंहासन पर कैसे अधिकार किया गया। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में यही दिखाया गया है। जस्टिन नामक यूनानी लेखन में भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त करवाया। और यह क्षेत्र वास्तव में था कहाँ, इसको भी इंडिकेट कर लेते हैं। तो ये जो सिंधु नदी बहती थी, इसके ये वाला जो एरिया था, ये सेल्यूकस के अधीन था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य के नाम से विदित व्यक्ति की मदद से नंद वंश का तख्ता पलट करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद, धनानंद, कई तरीके के नाम इसके विशिष्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकों में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्राट अशोक से संबंधित है और इनके कलिंग युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ देखो असत्य कथन पूछा गया है, तो जो असत्य होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद हुआ, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 272 ईस्वी में अशोक जो था वो सिंहासन में बैठा। उसके बाद 1-2-3 साल इसके आंतरिक कलह में व्यतीत हो गए। उसके बाद इसका राज्याभिषेक हुआ, फिर 261 में कलिंग युद्ध हुआ, ठीक है। तो ये सही है। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध से संन्यास ले लिया, बिल्कुल सही बात है। अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद उसने शांति प्रियता की नीति अपनाई। इनकी विदेश नीति धम्म घोष के आदर्शों से प्रेरित थी, सही है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म में शांति प्रियता को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने युद्ध की नीति को त्याग कर सांस्कृतिक नीति अपनाने की बात कही। तो अब बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि यही गलत है, बाकी तो 3 सही हैं, तो ये बचा यही। तो 11वें अभिलेख में इसका वर्णन नहीं किया गया है, इसका वर्णन 13वें अभिलेख में किया गया है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। वर्णन 13वें मुख्य अभिलेख में किया गया है, अतः कथन बी असत्य है और बाकी 3 कथन सत्य हैं। राज्य सिंहासन पर बैठने के पश्चात सम्राट अशोक ने युद्ध के भयंकर परिणामों के चलते ही संन्यास ले लिया और इनका अंतिम युद्ध कलिंग का युद्ध ही था। अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म से प्रेरित थी। इन्होंने भौतिक विजय पाने की नीति को छोड़ दिया और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को अपनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अशोक ने कई देशों में, चाहे वो श्रीलंका हो, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन में भी अपने बौद्ध विद्वानों को भेजा ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। अब ये नहीं है देखना है हमें, तो बाकी 3 सही होंगे, एक ऐसा होगा कि जो गलत होगा, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन देख लेते हैं। गृहपति यानी कि धनी किसान, कोई कतल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। गृहपति को धनी किसानों के रूप में संदर्भित किया जाता था। भंडागारिक यानी कि भंडार गृह का अध्यक्ष, ठीक है, सही है। भोजक सेना का भोजन अधिकारी, नहीं ये गलत है, सेना का भोजन अधिकारी इसका आंसर नहीं है। इसको भोजक जो होता था वो गांव का मुखिया हुआ करता था, आपने भी पढ़ा होगा, गांव का मुखिया होता था ये। और महापात्र, तो अब तीसरा गलत है, जब तीसरा अपन को पता चल गया तो गलत है, तो अपन ये भी इसका आंसर नहीं होगा और ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब इसका आंसर ये होगा। अब सेकंड अपन पहले सही मान चुके थे, तो सेकंड स्क्रीनशॉट काट देंगे। अब बचा कौन सा, तो सी आंसर होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। भोजक गांव का मुखिया हुआ करता था, और गृहपति एक पाली शब्द है जो कि धनी किसान के लिए प्रयुक्त होता था, और ये वर्ण व्यवस्था में वैश्यों की श्रेणी में आया करते थे। प्राचीन भारत में महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी कहलाते थे। वे कई तरह के कार्य करते थे, जैसे कि वो मंत्री पद धारण कर सकते थे, सेना नायक बन सकते थे, न्यायाधिकारी बन सकते थे, आदि के पद धारण किया करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है जैन और बौद्ध धर्म से। अब हमें ये बताना है, कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमें सत्य कथन ढूंढना है। तो जैन धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं किया गया। जहाँ कुछ ऐसे वर्ड आ जाए नहीं, ओनली, वहाँ हम थोड़ा रुक के सोचेंगे तो आंसर सही करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। ये तो 100% सही है, इसको कोई गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो समकालीन धर्म था उसमें बहुत ज़्यादा रूढ़िवादियाँ आ गई थी। उन्हीं का एक विकल्प जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में हमें दिखाई देता है, तो सेकंड सही है। अब जब सेकंड सही है तो सेकंड तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ये काट दो। ए में भी सेकंड नहीं है तो ये भी काट दिया। अब बचा कौन, सी और डी। अब सी और डी में सेकंड और थर्ड दोनों में ही है, तो सेकंड और थर्ड को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सही हो जाए, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से। फिर भी पढ़ लेते हैं। दोनों धर्मों ने अहिंसा का उपदेश दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म में पुनर्जन्म की को स्वीकार नहीं किया गया। जैन धर्म ने भी पुनर्जन्म को स्वीकार किया है, और बौद्ध धर्म में भी। इस संदर्भ में दोनों ही एक ही दृष्टि रखते थे, तो पहला गलत हो गया नहीं के हिसाब से, तो बचा कौन सा, सी। तो सी सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। व्याख्या, जैन धर्म में पुनर्जन्म का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। कैसे, क्योंकि जो तीर्थंकर महावीर स्वामी थे उनके अनुसार पुनर्जन्म में अर्जित किए गए पुण्य या पाप के अनुसार ही उच्च या निम्न कुल में जन्म होता है। अब जन्म होता है और ये पूर्व जन्म की बात करते हैं, तो ये मानते हैं पुनर्जन्म को। उसके बाद उनके मतानुसार शुद्ध और अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि जन्म जो होता है वो किसी निम्न या उच्च कुल में तभी होगा, वो उसमें प्रभाव डालते हैं पुण्य या पाप हमारे। लेकिन शुद्ध और अच्छे आचरण वाले भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर स्वामी से नहीं है, ठीक है। अब पावापुरी, चंपा, वैशाली, लुम्बिनी। अब यहाँ से आपको कुछ याद आ रहा है कि कौन सा महावीर स्वामी से संबंधित नहीं है। लुम्बिनी, लुम्बिनी क्या है, बुद्ध का जन्म स्थान। तो ये बुद्ध का जन्म स्थान है, ये महावीर स्वामी से संबंधित नहीं है, तो यही ऑप्शन जो है
सही सुमेलित नहीं है। तो आइए एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित, नेपाल की तराई, यहाँ पे क्या है, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। अन्य तीनों नगर महावीर स्वामी से संबंधित हैं। नंबर 1 वैशाली, ये तो महावीर का जन्म स्थान है। पावापुरी निर्वाण स्थान है। चंपा, महावीर ने यहाँ पे अपने उपदेश दिए। और अगर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपने सारनाथ में दिए। तो ये आज के वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आप अपने सजेशन और हमें इसमें और कौन से क्वेश्चनों को शामिल करना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को शामिल करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, ताकि हमें भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे इसी प्रकार के और वीडियो बनाने के लिए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों। थैंक यू।